नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा वालिया। रुक करेंगे खबरों का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए त्रिपुरा के 1,47,000 से भी ज्यादा लाभार्थियों को प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की पहली किश्त जारी कर दी है और इसके तहत लाभार्थियों के बैंक खातों में 700 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की रकम सीधे जमा की गई है। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने विपक्ष और पिछली सरकारों पर जमकर निशाना साधा। कहा कि देश के समग्र विकास को टुकड़ों में देखा जाता था, सियासी चश्मे से देखा जाता था, इसीलिए हमारा पूर्वोत्तर खुद को उपेक्षित महसूस करता था। विकास को अब देश की एकता और अखंडता का पर्याय माना जाता है। पहले नीतियां बंद कमरों में बनती थी, लेकिन अब दिल्ली के हिसाब से ही नहीं बल्कि यहाँ की जरूरत के हिसाब से नीतियां बनती हैं। पक्के मकान को लेकर कुछ नियम त्रिपुरा के लाखों परिवारों के सामने बाधा बन रहे थे, लेकिन सरकार ने त्रिपुरा की भौगोलिक परिस्थितियों को समझा, उसके हिसाब से नीतियां बनाई। विकास को अब देश की एकता अखंडितता का पर्याय माना जाता है। पहले नीतियां दिल्ली के बंद कमरों में बनती थी और पूर्वोत्तर को उनमें फिट करने की नाकाम कोशिश होती थी। जमीन से ये कटाव ही अलगाव को जन्म देता है। इसलिए पिछले 7 सालों में देश ने एक नई सोच, नई अप्रोच तय की है। अब दिल्ली के हिसाब से ही नहीं बल्कि यहां की जरूरतों के हिसाब से नीतियां बनती है। प्रधानमंत्री आवास योजना को ही लीजिए। पक्के मकान को लेकर कुछ नियम त्रिपुरा के लाखों परिवारों के सामने बाधा बन रहे थे, लेकिन सरकार ने त्रिपुरा की भौगोलिक परिस्थितियों को समझा, उसके हिसाब से नियम बदले, आवश्यक नीतियां बनाई और उसके कारण आज हजारों नए परिवारों को इस योजना का लाभ मिल रहा है। विकास के लिए यही संवेदनशीलता बहुत जरूरी है। हमने इस और भी ध्यान दिया कि यहां के वातावरण और रहन सहन के हिसाब से घर कैसे होने चाहिए। हमने घरों का साइज भी बढ़ाया और उन्हें नई सुविधाओं से भी जोड़ा। साथियों, पीएम आवास योजना की जो एक बहुत बड़ी ताकत है, उसके बारे में मैं देश को बार बार बताता हूं। और जिस स्थान को त्रिपुर सुंदरी का विशेष आशीर्वाद मिला हो, वहां तो मैं इस बात का जिक्र जरूर करूंगा। सदियों तक हमारे यहां जो सोच रही, उसमें महिलाओं के नाम पर घर नहीं होता था, महिलाओं के नाम पर संपत्ति नहीं होती थी। पीएम आवास योजना ने इस सोच को भी बदलने का काम किया है। इस योजना के तहत जो घर बनते हैं, उनका मालिकाना हक ज्यादा से ज्यादा हमारी बहन बेटियों को मिल रहा है। अब वो घर के कागज पर भी घर की मालकिन बन रही है। इतना ही नहीं, पीएम आवास योजना से मिले घरों में जो गैस का कनेक्शन मिल रहा है, बिजली कनेक्शन मिल रहा है, पानी कनेक्शन मिल रहा है, उन सब का लाभ भी हमारी माताओं को, हमारी बहनों को, हमारी बेटियों को ही सबसे ज्यादा हो रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री और बीजेपी नेता अमित शाह आंध्र प्रदेश के
वेंकटेचलम में स्वर्ण भारत ट्रस्ट की 20वीं वर्षगांठ समारोह को संबोधित करते नजर आए और कहा कि उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू राज्यसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के रूप में वेंकैया एक उदाहरण स्थापित कर रहे हैं कि संविधान का एक आदर्श संरक्षक कैसे होना चाहिए और उपराष्ट्रपति के कर्तव्यों का पालन कैसे किए जाना चाहिए। जैसा कि संविधान में उल्लेख किया गया है, उसका नायडू जी उदाहरण है। अमित शाह ने कहा कि उन्होंने जीवन भर वंशवाद के खिलाफ काम करके भारत के लोकतंत्र को स्वस्थ रखने की दिशा में प्रयास किया है। और सीएम योगी आदित्यनाथ ने वैश्य समाज के सम्मेलन को संबोधित किया। इस दौरान बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, सांसद नरेश अग्रवाल और विधानसभा उपाध्यक्ष नितिन अग्रवाल भी शामिल हुए। सम्मेलन को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा कि अगर 1947 में मोदी जैसा नेतृत्व देश के पास होता तो भारत विश्व की सबसे बड़ी ताकत होता। सीएम योगी के इस बयान के कई मायने निकाले जा रहे हैं। साथ ही सीएम के बयान पर प्रतिक्रिया भी आनी शुरू हो गई है। वहीं बीजेपी उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर हर वर्ग के साथ अपनी भागीदारी को मजबूत करने के क्रम में सामाजिक प्रतिनिधि सम्मेलन का आयोजन कर रही है। लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी साइंटिफिक कन्वेंशन सेंटर में सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस दौरान अपने संबोधन में सीएम योगी ने अपने संबोधन के दौरान कहा कि विपक्ष के पास 2022 चुनाव में कोई मुद्दा ही नहीं है, इसीलिए वो देश तोड़ने वालों का महिमा मंडन कर रहे हैं। जिन्ना को आजादी का सिपाही बताकर सरदार वल्लभ भाई पटेल का अपमान किया जा रहा है। पटेल ने देश को एक सूत्र में बांधने का काम किया, जबकि जिन्ना का हिमायती होना तालिबानी सोच को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि तालिबान का मतलब मानवता और महिलाओं का विरोध है। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत में भगवान बुद्ध के करोड़ों अनुयायी हैं। बीजेपी ने कुशीनगर में उन्हीं के नाम पर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाया है। एक दिन इनकी बड़ी दुर्गति होगी जिन्होंने महात्मा बुद्ध की मूर्ति को तोड़ा है। और भाइयों बहनों, आपने देखा होगा उसके कुछ ही दिनों के बाद जब अमेरिका के ड्रोन बम वहां गिर रहे थे और तालिबान के ऊपर उनकी चमड़ियां बारूद से झुलसती जा रही थी, तो हम लोगों ने कहा था महात्मा बुद्ध के साथ किए गए आपकी क्रिया की ईश्वर तुम्हें उसकी प्रतिक्रिया दे रहा है। आप मुझे बताइए, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? आजादी के बाद कभी भी कोई ऐसा कार्य नहीं हुआ पिछली सरकारों के कालखंड में जो कहा जा सके कि भारत के गौरव को आगे बढ़ाता हो। याद करिए, नालंदा में अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय अटल जी की देन है। नालंदा का विश्वविद्यालय की चर्चा हो रही थी ना यहां पे भी, वह अटल जी ने फिर से उसका पुनर्निर्माण कराया। उसको किसने तोड़ा था? भाइयों बहनों, हमें नहीं भूलना चाहिए। जो लोग विभाजन की बात करते हैं, एक प्रकार से प्रत्यक्ष रूप से तालिबानीकरण को वह समर्थन देने का कार्य करते हैं। और आपने देखा होगा, तालिबान जैसे ही फिर से अफगानिस्तान में घुसा, तमाम स्वर उभरने लग गए थे तालिबान के समर्थन में। कठोरतापूर्वक कार्रवाई की गई, तब वे स्वर शांत हो पाए। तालिबान का समर्थन का मतलब मानवता विरोधी शक्तियों को समर्थन देना। बुद्ध के शांति और मैत्री के संदेश को रोकने की साजिश का हिस्सा है तालिबान का समर्थन करना। महिलाओं और बच्चों के विरोधी तालिबान के कृत्यों का समर्थन करने का मतलब महिलाओं और आधी आबादी का अपमान करना, बच्चों का अपमान करना। और कुछ लोग उस दिशा में आगे बढ़ाना चाहते हैं, हमें उससे सावधान होना होगा। एक दूसरा, महात्मा बुद्ध से जुड़े हुए सर्वाधिक स्थान उत्तर प्रदेश में, और कुशीनगर को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा देने का काम भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। उसका उद्घाटन भी हो गया है। और एयरपोर्ट का नाम भी किस नाम पर रखा गया है? महात्मा बुद्ध के नाम पर, भगवान बुद्ध अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन और इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट डायरेक्टर्स का कार्यकाल 5 साल तक बढ़ाया जा सकेगा। केंद्र सरकार ने इसके लिए अध्यादेश जारी किया है। मौजूदा समय में केंद्रीय एजेंसियों के प्रमुखों का कार्यकाल 2 साल का होता है और अभी तक दोनों केंद्रीय एजेंसियों के निर्देशों के कार्यकाल 2 साल तक के लिए तय होता है। कुछ अपवादों को छोड़कर कार्यकाल खत्म होने से पहले उन्हें हटाया नहीं जा सकता।
सरकार कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा भी सकती है और पिछले साल नवंबर में केंद्र सरकार ने ईडी डायरेक्टर संजय कुमार मिश्रा के कार्यकाल को 1 साल के लिए बढ़ा दिया था। मिश्रा का 1 साल का कार्यकाल नवंबर 2020 में खत्म हो गया था। 1997 से पहले सीबीआई डायरेक्टर्स का कार्यकाल तय नहीं था और किसी भी तरह से सरकार उन्हें हटा सकती थी। सुप्रीम कोर्ट ने विनीत नरैन फैसले में सीबीआई डायरेक्टर के लिए कार्यकाल की न्यूनतम सीमा 2 साल के लिए तय कर दी थी ताकि उन्हें काम करने में आजादी मिले। अब खबर बिहार के गया जिले से, जहां पर एक बड़ा नक्सली हमला हुआ है। नक्सलियों ने एक गांव में हमला बोला और 4 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद नक्सलियों ने मृतकों के घर को बम से उड़ा दिया। बताते चलें कि यह बड़ी वारदात गया जिले के सर्वाधिक नक्सल प्रभावित इलाके डुमरिया थाना क्षेत्र में हुई। यहां के मोनबार गांव में शनिवार की रात नक्सलियों ने बड़ी तादाद में हमला बोला। निशाने पर गांव के ही निवासी सरजू सिंह भोक्ता का घर था। नक्सलियों ने घर को घेरने के बाद वहां मौजूद सरजू भोक्ता के 2 बेटों सत्येंद्र सिंह भोक्ता, महेंद्र सिंह भोक्ता, पत्नी और एक महिला को घर के बाहर फांसी लगाकर मौत के घाट उतारा। चारों की बेरहमी से हत्या करने के बाद नक्सलियों ने बम लगाकर घर को भी उड़ा दिया। इसके बाद नक्सलियों ने गांव में ही एक पर्चा भी छोड़ा है। नक्सलियों ने इसमें लिखा कि भोक्ता के परिवार के लोगों ने 4 नक्सलियों को कुछ दिन पहले जहर खिलाकर मार दिया था। नक्सलियों ने पर्चे में दावा किया कि मारे गए नक्सलियों का एनकाउंटर नहीं हुआ था और इधर इस बड़ी वारदात के बाद पूरे जिले में हड़कंप मच गया है। सनसनीखेज वारदात की खबर मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। वहां से शवों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया और नक्सलियों के पर्चे को जब्त कर लिया गया है। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुक रहे हैं। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। हम सभी जानते हैं कि दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में हर साल अक्टूबर नवंबर के महीनों में पराली के धुएं से प्रदूषण बढ़ जाता है। सर्दियों में पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में पराली के जलने वाले धुएं से दिल्ली के करोड़ों लोगों को सांस लेने में तकलीफ होती है। हमारे किसान भाइयों को मजबूरी में अपनी पराली जलानी पड़ती है क्योंकि उनके पास कोई और दूसरा रास्ता ही नहीं होता। अब दिल्ली सरकार ने पराली से होने वाले प्रदूषण को खत्म करने के लिए एक ठोस कदम उठाया है। दिल्ली सरकार ने भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा द्वारा विकसित बायो डीकंपोजर तकनीक को दिल्ली में लागू कर दिया है। पूसा इंस्टीट्यूट के बायो डीकंपोजर तकनीक से पराली को गलाकर वहीं खाद में बदला जा सकता है। दिल्ली सरकार ने इस तकनीक को लागू कर दिया है और इसका सारा खर्च दिल्ली सरकार उठा रही है। और जब खेत में ही उस पराली का खाद बन जाएगा तो वो जमीन की उर्वरता भी बढ़ाएगा, मतलब किसानों की अगली फसल भी बढ़िया होगी। यही तो हमारे किसानों को चाहिए। और सबसे बड़ी बात, जब पराली नहीं जलेगी तो प्रदूषण भी नहीं होगा। इसमें सबका फायदा है। पहले हमें अपनी पराली जलानी पड़ती थी, लेकिन इस बार हमें ऐसा नहीं करना पड़ा। दिल्ली सरकार ने पराली को खाद में बदलने के लिए हमारे खेतों में ये छिड़काव करवाया है। ये बहुत ही आसान था और हमें तो बहुत फ़ायदा हुआ। ये पूरा काम दिल्ली सरकार ने खुद कराया है। हमें तो एक पैसा नहीं देना पड़ा और हमारी पराली यही खेत में ही खाद बन गई है और प्रदूषण भी नहीं हुआ। ये बहुत बढ़िया समाधान है। दिल्ली सरकार प्रदूषण को खत्म करने के लिए युद्ध स्तर पर तो काम कर ही रही है, साथ ही किसानों की सुविधाओं का भी पूरा ख्याल रखा जा रहा है। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बात महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले की, जहां पर पुलिस के साथ मुठभेड़ में मारे गए 26 नक्सलियों में माओवादी सरगना मिलिंद तेलतुंबड़े भी शामिल है। पुलिस ने बताया कि शनिवार को C60 पुलिस कमांडो दल ने सुबह कोची के मर्दिन टोला वन क्षेत्र में तलाश अभियान शुरू किया था, जिसके बाद मुठभेड़ शुरू हुई। मुठभेड़ के बाद C60 कमांडो ने घटनास्थल से 26 नक्सलियों के शव को बरामद किया और माना जा रहा था कि इस मुठभेड़ में तेलतुंबड़े भी मारा गया है। बहुचर्चित भीमा कोरेगांव माओवादी मामले में वो आरोपी था। मुठभेड़ में 4 पुलिसकर्मी भी गंभीर रूप से घायल हुए थे और उन्हें उपचार के लिए हेलीकॉप्टर से नागपुर ले जाया गया। ये जिला छत्तीसगढ़ की सीमा से सटा हुआ है। वहीं आज सुबह प्रियंका गांधी मायावती से मिलने पहुंची। प्रियंका ने मायावती की मां के निधन पर शोक जाहिर किया, तो वहीं प्रियंका ने ट्वीट कर उनकी मां के निधन पर श्रद्धांजलि भी अर्पित की। बता दें कि मायावती की मां का हृदय गति रुकने से 92 साल की उम्र में निधन हो गया, जिसकी जानकारी उन्होंने प्रेस रिलीज करके दी। और उधर आगामी विधानसभा चुनावों के मद्देनजर सत्ता की जंग लगातार तेज होती जा रही है। बीजेपी, सपा, कांग्रेस और बसपा ने पूर्वांचल में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है।
सियासी पार्टियां चुनावी समीकरण फिट करने के लिए जन समर्थन के लिए कोशिशें कर रही है और इसी कड़ी में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव 16 नवंबर को गाजीपुर दौरे पर रहेंगे, जिसके बाद वो आजमगढ़ जाएंगे। अखिलेश यादव के साथ सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर भी रहेंगे। तो कह सकते हैं कि जैसे जैसे विधानसभा चुनाव करीब आ रहे हैं, सियासत के अखाड़े में जुबानी जंग भी तेज होती नजर आ रही है। सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव रविवार को कुशीनगर पहुंचे, जहां पर उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने बीजेपी पर भी जमकर निशाना साधा और गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर पलटवार किया। दरअसल अमित शाह ने शनिवार को आजमगढ़ यूनिवर्सिटी की आधारशिला रखी थी, जिस दौरान अमित शाह ने कहा था सपा पर निशाना साधते हुए कि सपा JAM लाई है। जे का मतलब जिन्ना का, ए का मतलब है आजम खान आधार और एम का मतलब है मुख्तार। तो वहीं अब अखिलेश ने भी अमित शाह के इस बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी के JAM से मतलब है जे से झूठ, ए से अहंकार और एम से मतलब है महंगाई, यानी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। मैंने एक पत्रकार को पूछा कि भाई ये कौन सा जैम लाए, जरा जांच करो तो। उसने कहा आपको मालूम नहीं है। मैंने बोला नहीं, मुझे नहीं मालूम है। उन्होंने कहा उनके जैम का मतलब है जे से जिन्ना, ए से आजम खान और एम से मुख्तार। अब भाई आप मुझे बताओ, आपको भाजपा का जैम चाहिए या समाजवादी पार्टी का चाहिए? जो जैम की परिभाषा दे गए, आज हर व्यक्ति उत्तर प्रदेश का जानता है कि भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा झूठ को नहीं बोल सकता। भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा झूठ को नहीं बोल सकता। भारतीय जनता पार्टी जब से सत्ता में आई है 14, 17, 19, इतना अहंकार है, आदमी को आदमी नहीं समझते। और अगर आपको समझना हो तो मुख्यमंत्री जी का रिमाइंड कर करके वो देख लीजिए, टीवी पे इंटरव्यू दिया था। इसलिए उनके जैम का मतलब कुछ भी हो, लेकिन समाजवादियों ने जो जैम का मीनिंग निकाला है, भारतीय जनता पार्टी जे फॉर झूठ, भारतीय जनता पार्टी का जे फॉर झूठ, ए फॉर अहंकार और एम फॉर महंगाई, जिसका जवाब भारतीय जनता पार्टी नहीं दे सकती। एक्वाडोर के ग्वायाकिल शहर के लिटोरल जेल में शनिवार को कैदी आपस में भिड़ गए। लड़ाई में करीब 68 कैदियों की मौत हो गई है। यह हादसा जेल के पेविलियन 2 में हुआ, जहां करीब 700 कैदी रखे गए हैं। कैदियों की लड़ाई में विस्फोटकों और चाकू का इस्तेमाल हुआ है। गद्दे भी जलाए गए हैं। पुलिस ने बताया कि लड़ाई ड्रग ट्रैफिकिंग के जुड़े गुटों के बीच में हुई है। और आपको ये भी बता दें कि गिलेर्मो लासोसो जो प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने सिक्योरिटी कमेटी को घटना की जांच का आदेश दिया है। और एक्वाडोर की जेलों में विरोधी गुटों के बीच लड़ाई सामान्य है। इस साल अब तक इन लड़ाइयों में 300 से ज्यादा कैदियों की मौत हुई है। लिटोरल पेनिटेंशियरी के 29 सितंबर को एक यहां पर लड़ाई और बताई गई है, जिसमें करीब 118 कैदियों की मौत हुई थी। और वहीं दूसरी तरफ प्रदूषण की लगातार समस्या बढ़ती जा रही है, स्थिति खराब होती जा रही है। और इसी बीच शनिवार को गाजियाबाद प्रशासन की टीम ने बड़ी कार्रवाई की। कई टीमों ने प्रदूषण फैलाने वाले करीब 18 प्रतिष्ठानों पर 1.5 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। इसमें 2 बिल्डरों पर 50-50 लाख रुपए के जुर्माने के अलावा कनावनी में हिंडन पुस्ता रोड पर 11 भवन निर्माण सामग्री बिक्री करने वालों पर 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। लगातार 10वें दिन गाजियाबाद का वायु गुणवत्ता सूचकांक गंभीर श्रेणी में दर्ज किया गया है। AQ लेवल बहुत ज्यादा खराब है और महानगर में धूल, जाम और कूड़े में आग के कारण हवा में जहर का काम कह सकते हैं कि हो रहा है और हवा खराब होती जा रही है। 10 दिनों से आबोहवा गंभीर श्रेणी में दर्ज की जा रही है। आने वाले दिनों में बारिश के बिना प्रदूषित हो रही हवा, उससे कैसे राहत पाई जाए, इसके आसार नजर नहीं आ रहे। प्रदूषण पर काबू करने के लिए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने विभिन्न संस्थानों पर करीब 1.5 करोड़ रुपए जुर्माने की सिफारिश की है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्र अधिकारी का कहना है कि प्रदूषण फैलाने वालों की जांच के लिए टीम जनपद में काम कर रही है।
और आज देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की जयंती है। इस दिन को बाल दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। बताया जा रहा है कि बच्चों के लिए बहुत ज्यादा प्रेम वो रखते थे। बच्चे इन्हें प्यार से चाचा नेहरू भी बुलाते थे। पीएम नरेंद्र मोदी ने पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस दौरान विभिन्न पार्टियों के कई बड़े नेताओं ने उन्हें नमन किया। कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने शांतिवन में पुष्पांजलि अर्पित की। ट्विटर पर केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने लिखा कि आधुनिक भारत के निर्माता, भारत रत्न, राष्ट्र के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की जयंती पर उन्हें शत शत नमन। बाल दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी ट्विटर पर पोस्ट किया, हमारे बच्चे ही देश का आने वाला कल हैं। उन्हें बेहतर शिक्षा और अवसर देकर ही देश को आगे बढ़ाया जा सकता है। सभी देशवासियों को बाल दिवस की बहुत बहुत बधाई और पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी की जयंती पर सादर नमन। चिल्ड्रंस डे यानी बाल दिवस जो पूरे देश में 14 नवंबर को मनाया जाता है, ये दिन भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की जयंती का प्रतीक है और हर साल इसे बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। तो आइए जानते हैं इस दिन का खास महत्व क्या है। बच्चे मासूम और नादान होते हैं। कहते हैं कि बच्चे कच्ची मिट्टी की तरह होते हैं, उन्हें जैसा आकार देंगे वो वैसे ही बनते जाएंगे। लिहाजा बच्चे कैसे इंसान बनते हैं ये कुछ हद तक माँ बाप पर निर्भर करता है। हमें बच्चों को जीवन का सही सबक और अच्छी आदतें सिखानी चाहिए ताकि वो आगे जाकर न सिर्फ अच्छे इंसान बने बल्कि एक अच्छे नागरिक भी बन पाएं। अक्सर बच्चे माँ बाप को देखकर ही सीखते हैं। हमने कई बार सुना होगा कि बच्चा घर से ही सीखता है। ऐसे में ये भी जरूरी हो जाता है कि हम ना ही सिर्फ बच्चों को अच्छी आदतों के बारे में बताएं बल्कि खुद भी उन्हें फॉलो करें ताकि बच्चों का अपने माँ बाप पर विश्वास बन पाए और वो आपकी सिखाई हुई बातों को ध्यान में रखें। इस बाल दिवस पर आप अपने बच्चों को ये 5 अच्छी आदतें सिखाने की कोशिश जरूर करें। बच्चों को ये समझाना बहुत ही जरूरी है कि आखिर क्या उनके लिए सही है और क्या गलत है। इससे बच्चों में फैसले लेने की क्षमता का विकास होगा। बच्चों में ये गुण आ जाता है तो वो खुद से ही कभी भी कुछ गलत नहीं करेगा, ना ही किसी और के साथ गलत व्यवहार करेगा। वो अपने लिए सही रास्ता चुन पाएगा। साथ ही आपको अपने बच्चों को ये बात भी सिखानी होगी कि वो किसी भी बात पर तुरंत गुस्सा ना करें। धैर्य रखना जरूरी है और ये बात माँ बाप ही सिखा पाते हैं। बच्चों को शुरू से ही शेयरिंग करना जरूर सिखाएं। जो बच्चे शेयरिंग नहीं सीख पाते वो हमेशा अलग थलग रहते हैं। ऐसे में अगर बच्चा शेयरिंग करना सीखता है तो वो दूसरों की भावनाओं और ज़रूरतों का ख्याल रखना सीखता है। इससे दूसरों के साथ उसके रिश्तों में मजबूती आती है। बच्चों को ये एहसास दिलाना है कि कोई भी सुविधा या कोई सामान सिर्फ उनके लिए नहीं है। बच्चों को दूसरों की भी मदद करनी ज़रूरी है। अगर उनके आसपास कोई किसी भी तरह से परेशान है, मुश्किल में है, तो उनकी मदद करने की सीख बच्चों को ज़रूर दें। घर से ही इसकी शुरुआत करनी चाहिए। घर में बच्चा अपने भाई बहनों, माँ बाप की मदद करे ताकि वो घर से सीखेगा तो बाहर भी ऐसा ही करेगा। बच्चों को ये बताना बहुत ही जरूरी है कि उसे अपने बड़ों से कैसे बात करनी चाहिए। उसे बड़ों के साथ शिष्टाचार में रहकर बात करना और हमेशा उन्हें सम्मान देना सिखाएं। घर में दादा दादी या नाना नानी के साथ बच्चे अच्छे से व्यवहार करें, इस बात का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। बड़ों की बात ना काटना, उनके आदेशों का पालन करना, ये बच्चों को जरूर सिखाएं। ईमानदारी एक बेहद जरूरी सबक है। बच्चों को शुरू से ही ईमानदार रहना सिखाएं। किसी दोस्त या परिवार के लोगों के सामने बच्चा हमेशा ईमानदार रहे तो वो धीरे धीरे आगे के जीवन में ये सबक सीखेगा। वो झूठ नहीं बोलेगा, ना कुछ गलत करेगा। यानी अगर हम घर से ही इन अच्छी आदतों की शुरुआत करेंगे तो हमारा बच्चा एक बेहतर इंसान बनेगा और अगर बेहतर इंसान बनेगा तो वो देश का एक अच्छा नागरिक जरूर। और बात अगर हम दिल्ली की करें तो यहाँ पर प्रदूषण के चलते हालात जो है वो खराब होते नजर आ रहे हैं। कल सुप्रीम कोर्ट ने प्रदूषण को लेकर केंद्र सरकार को फटकार लगाई थी और प्रदूषण को काबू करने के लिए इमरजेंसी प्लान भी बताने को कहा था क्योंकि हालात बहुत ज्यादा बेहतर नजर नहीं आ रहे हैं। और इसके बाद शाम को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आंशिक लॉकडाउन लगा दिया। दिल्ली में लॉकडाउन लगाने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता और अभी इसका प्रस्ताव सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा जाएगा। सोमवार से 1 सप्ताह के लिए स्कूल बंद रहेंगे ताकि बच्चों को प्रदूषित हवा में सांस ना लेनी पड़े। 14 से 17 नवंबर के बीच निर्माण गतिविधियों की अनुमति नहीं होगी। सरकारी कार्यालय 1 सप्ताह के लिए 100% क्षमता पर वर्क फ्रॉम होम से संचालित होंगे।
महाराष्ट्र के ठाणे जिले के भिवंडी की एक अदालत ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को पेशी से छूट देते हुए सुनवाई के लिए 29 जनवरी का दिन तय किया है। बता दें कि आरएसएस के एक पदाधिकारी ने राहुल गांधी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। आरएसएस के स्थानीय पदाधिकारी राजेश कुंते की तरफ से कांग्रेस नेता के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज किया गया। संयुक्त सिविल जज और जेएमएफसी भिवंडी जेवी पालीवाल की अदालत अगली सुनवाई जनवरी में करेगी। कांग्रेस नेता के वकील नारायण अय्यर ने अदालत से कहा कि कुछ कारणों से उनके मुवक्किल अदालत के समक्ष उपस्थित रहने में असमर्थ हैं, नहीं पेश हो पाएंगे और इसीलिए उन्हें पेशी से छूट दी जाए। बताते चलें कि भिवंडी में एक राजनीतिक रैली के दौरान राहुल गांधी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में अपमानजनक टिप्पणी की थी, जिसके बाद उन पर यह मानहानि का मुकदमा दायर किया गया था। एक और छोटी सी ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे। अब बच्चा बच्चा देशभक्ति पढ़ेगा, अब बच्चा बच्चा देशभक्त बनेगा। दिल्ली के स्कूलों में हमने देशभक्ति पाठ्यक्रम पढ़ाना शुरू किया है। जब हर बच्चा भारत माँ का वीर सपूत बनेगा, तभी बनेगा भगत सिंह के सपनों का भारत, तभी बनेगा बाबा साहब के सपनों का भारत। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों का। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद की नई किताब सनराइज ओवर अयोध्या के प्रकाशन, वितरण और बिक्री पर रोक लगाने के लिए पटियाला हाउस अदालत में याचिका दायर की गई है। याचिका में कहा गया है कि इस किताब के कारण असंख्य लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं, उन्हें ठेस पहुंची है। ये याचिका हिंदू सेना अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने अधिवक्ता अक्षय अग्रवाल और सुशांत प्रकाश के जरिए दायर की है। गुप्ता ने हिंदुओं की भावनाओं को आहत करने का आरोप लगाते हुए किताब के प्रकाशन, वितरण और बिक्री पर रोक लगाने की मांग की है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि यूपी के आगामी चुनावों से ठीक पहले ये किताब लॉन्च करना ध्रुवीकरण और अल्पसंख्यकों के वोट हासिल करने के लिए सस्ते प्रचार का तरीका है। तो कहीं ना कहीं वोट बैंक से जोड़कर इसे दिखाया जा रहा है। और हम सभी जानते हैं बीते कई दिनों से सलमान खुर्शीद की इस किताब को लेकर उनकी तो मुश्किलें बढ़ती नजर ही आ रही हैं और इस पर काफी ज्यादा विवाद भी हो गया है। उन पर निशाना साधा जा रहा है, कहा जा रहा है कि जो उनकी सोच है उनकी मानसिकता को दर्शाती है। बढ़ते आगे, मुंबई के बांद्रा पुलिस स्टेशन में बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी कुंद्रा और उनके पति राज कुंद्रा के खिलाफ चीटिंग का मामला दर्ज हुआ है। सूत्रों के मुताबिक नितिन बराई नाम के शिकायतकर्ता ने बांद्रा पुलिस को जानकारी देते हुए कहा था कि जुलाई 2014 से लेकर अब तक मेसर्स SFL प्राइवेट कंपनी के डायरेक्टर शिल्पा शेट्टी, राज कुंद्रा, काशिफ खान, दर्शित शाह और इनके साथियों ने नितिन के साथ चीटिंग की है। नितिन ने पुलिस को बताया कि उसे कहा गया कि अगर वो इनकी कंपनी को फ्रेंचाइजी ले और पुणे के कोरेगांव इलाके में स्पा और जिम खोलता है तो बहुत बड़ा फायदा होगा। नितिन को इसके बाद 1,59,27,000 रुपए का निवेश करने के लिए कहा गया। इसके बाद नितिन के पैसों को आरोपियों ने अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया और जब इसने अपने पैसे वापस मांगे तो इसे धमकी दी गई। नितिन की शिकायत के बाद बांद्रा पुलिस ने शिल्पा शेट्टी, राज कुंद्रा समेत अन्य आरोपियों के खिलाफ IPC की धारा 406, 409, 420, 506, 34 और 120B के तहत मामला दर्ज किया और जांच भी शुरू कर दी गई है। मुंबई पुलिस इस मामले में जल्द ही आरोपियों से भी पूछताछ कर सकती है। राज कुंद्रा, शिल्पा शेट्टी का पक्ष जानने के लिए पुलिस जल्द ही उनसे भी संपर्क कर सकती है। अब खबर रूस से, जहां अपनी दोस्ती की एक और मिसाल पेश करने जा रहा है रूस, जिससे भारत की सीमाएं और भी ज्यादा अभेद्य होने जा रही हैं। रूस भारत को S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम देने की शुरुआत कर देगा। बताया जा रहा है कि S-400 की पहली यूनिट की तैनाती भारत पाकिस्तान सीमा पर की जाएगी। S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को समुद्री और हवाई मार्ग से भारत भेजा जा रहा है। यह भी बता दें कि इस मिसाइल में जमीन से हवा मारने की क्षमता है। इस बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए FM न्यूज के साथ।